नमस्कार साथियों, बीपीएससी वर्स चैनल के लेक्चर 5 पॉलिटी में आपका स्वागत है। इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप वो लेक्चर देख चुके होंगे, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे से को रिलेटेड होता है तो संभवतः आपको उससे सहायता मिलेगी। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ों को पढ़ेंगे। इसका भाग 1 जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र का होगा, भाग 2 नागरिकता से संबंधित होगा। तो भाग 1 अभी हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 का। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भाग 1 जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया यानी भारत, राज्यों का संघ होगा, यही इसमें कहा गया है। इंडिया यानी भारत, यानी नाम बताया गया देश का, राज्यों का संघ होगा। देश की प्रकृति क्या होगी, तो राज्यों का संघ होगा, यह बताया गया है। तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों को पता है। अब अगला अनुच्छेद 2 और 3 है। अनुच्छेद 2 और 3 में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एकदम क्लियर हम लोग इसमें देखेंगे। तो अनुच्छेद 2 क्या है, यानी कि विदेशी कोई क्षेत्र अगर भारत में आ रहा है तो उसको अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं, राज्य बनाते हैं। जैसे सिक्किम भारत का पार्ट बना, तो उसको हम लोग जो पार्ट बनाए तो अनुच्छेद 2 के तहत बनाए। लेकिन अगर भारतीय राज्य का है किसी क्षेत्र को हम जैसे कट करके बना दिए कोई दूसरा राज्य, जैसे 2000 ईस्वी में बिहार को से हटा करके झारखंड बना दिए, या फिर आंध्र प्रदेश से हटा करके तेलंगाना बना दिए, जम्मू कश्मीर से हटा करके लद्दाख बना दिए, तो उसको अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शामिल करेंगे। वही यहाँ लिखा है, संसद द्वारा नए राज्यों को भारत क्षेत्र में शामिल करने नए राज्य के गठन की शक्ति है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद द्वारा नए राज्य का गठन या सीमा परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन या नाम में परिवर्तन, जैसे केरल का नाम बदल करके हाल फिलहाल में केरलम कर दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। ये राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जाएगा। और इसमें संबंधित राज्य या विधानमंडल, जैसे अब बिहार से झारखंड को हटाए, तो बिहार को यह जानने का हक था कि उससे झारखंड हटाया जा रहा है। लेकिन अगर बिहार उसका विरोध करती है तो यह अबाध्यकारी होता है कि राज्यों का सलाह का कोई वैल्यू नहीं है, बस वो सलाहकारी होता है। संघ अगर चाहेगी तो राज्य के सलाह ना होने के बावजूद भी उसको अलग कर सकती है। तो वही है, इसमें भारत के अनुच्छेद 2 में बाहर का क्षेत्र को, अनुच्छेद 3 में अंदर के राज्य को ही हम लोग काट छांट करके नया राज्य बनाते हैं या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करते हैं। तो ये जैसे पांडिचेरी या सिक्किम हो गया, इधर तेलंगाना हो गया। अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 क्या है, तो अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब 368 के संशोधन में क्या है कि अब लोकसभा या संसद में 2/3 बहुमत से उसको पास करना अनिवार्य है। लेकिन अगर जब बात अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन का है तो उसको 368 नहीं, उसको आप साधारण बहुमत से भी उसको संशोधन कर सकते हैं, वह भी उसमें संशोधन माना जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अनुच्छेद 4 में। भारत के किसी क्षेत्र को यदि अन्य देशों को देना है तब भी संविधान में संशोधन करना ही होगा। बेरोबारी संघ में यह दिया गया था। जैसे मान लीजिए भारत का, जैसे आपको याद होगा कि 100वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को हम लोग लिए थे और कुछ क्षेत्रों को दे दिए थे। तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ा। या क्यों करना पड़ा, क्योंकि बेरोबारी संघ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, तो वह बाध्यकारी हो गया। आज़ादी के बाद भारतीय, अब देखते हैं कि राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, राज्य आखिर बने कैसे। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि सरदार पटेल के द्वारा 552 रियासतें उस समय थी भारत में। भारतीय क्षेत्र में 552 रियासतें। आप समझ रहे हैं, जब इटली का एकीकरण हुआ था तो उसमें बहुत कम राज्यों को मिलाया गया था। इसके कारण बिस्मार्क को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन हमारे सरदार पटेल उनसे भी ज़्यादा महानतम व्यक्तियों में शामिल हैं। इनके सामने 552 रियासतों को मनाने का वो था कि आप आ जाइए, भारत संघ में मिल जाइए। उसमें 549 रियासतों को तो इन्होंने आसानी से मिला लिया, लेकिन 3 रियासत जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इनको मिलाने के लिए इनको बहुत सारा द्रोह कार्य करने पड़े। जैसे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, हैदराबाद के लिए पुलिस कार्रवाई की गई, उसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन पोलो उसका नाम था। और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा बाद में मिलाया गया। तो 1950 में जब इन सब को मिला करके एक भारत संघ बन गया, तो उस समय 4 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे, तो एक तो ब्रिटिश गवर्नर, जहाँ पर ब्रिटिश का गवर्नर हुआ करता था, वो राज्य हो गया, उसको कौ माना गया।
एक ख जहाँ राज्य विधानमंडल वाला राज्य था, एक जहाँ केवल ब्रिटिश का गवर्नर, दूसरा जहाँ राज्य विधानमंडल, ग जो थे जहाँ ब्रिटिश के मुख्य आयुक्त वाले थे, चीफ कमिश्नर वाले प्रांत, और घ में केवल अंडमान को रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1950 में जब राज्यों का वर्गीकरण किया गया तो घ जो वर्ग था या डी इंग्लिश में गए हैं तो उसमें अंडमान को रखा गया था। अब देखते हैं कि राज्य गठन के लिए बहुत सारे आयोग का गठन किया गया। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि बहुत सारे राज्य जो थे साउथ में वो भाषा के आधार पर राज्य के गठन का मांग कर रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहले जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई राज्य आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। इसके अध्यक्ष थे एस के धर। ये अनुशंसा दिए कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर नहीं कर सकते हो तुम राज्य का गठन, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करो। तो लोग फिर भी विरोध करने लगा। तो JVP समिति बनाई गई। जे मतलब क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू। वी मतलब क्या हुआ? वल्लभ भाई पटेल। और पी मतलब क्या हुआ? पट्टाभी सीतारामैया। तो ये तीनों इसके सदस्य थे। ये बनाया गया ठीक लगभग 6 महीने बाद, दिसंबर 1948 में। ये भी बोले कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर हम तो नहीं देंगे अनुमति। जब ये बोले तो जो साउथ के लोग थे वो सब हड़ताल करने लगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुआ कब? 1953 में। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद आंध्र प्रदेश के पुट्टी श्री रामुलु जी का निधन हो गया। तो ये निधन होना केवल इसलिए कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य, तो ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो 1953 में भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। चलो भाई, हम आंध्र प्रदेश का गठन करते हैं। जब भी आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो अन्य राज्य भी मांगने लगे कि भाई तेलुगु भाषा वाले को तुम आंध्र प्रदेश बना दिए तो हमें भी अलग करो। तो इसको लेकर के ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग उसी वर्ष जब 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य हो गया, उसके बाद अन्य राज्य मांग करने लगे। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और सदस्य कौन थे? तो KM पनिक्कर थे। इसके सदस्य कौन थे? KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। अध्यक्ष थे फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के, और सदस्य थे KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बोले कि हाँ, भाषा क्या, ये बोले कि राज्य पुनर्गठन के लिए आप लोग 4 कारक पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो पूरे देश की जो एकता और अखंडता सुरक्षा उसको सुनिश्चित हो सके। दूसरा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता को मान्यता हम दे सकते हैं कि भाषाई आधार पर भी आप गठन कर सकते हैं और सांस्कृतिक आधार पर भी। तीसरा बोला गया कि वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भों के आधार पर भी आप कर सकते हैं। चौथा, लोगों के कल्याण के लिए भी कर सकते हैं। तो राज्यों का वर्गीकरण 4 की जगह 2 भाग में अब कर दिया गया। इस बार राज्य जो गठन किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, तो इसमें 14 और 6 टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद इसका वर्गीकरण किया गया। तो आप देख सकते हैं 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसमें 1956 में हम लोग जानते हैं कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कर दिया गया, 14 + 6। उसके बाद देखिए किस प्रकार से अन्य राज्यों का गठन हुआ और कब कब हुआ, ये भी आपको BPSC के एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1960 में बॉम्बे राज्य से कौन कौन राज्य अलग हुआ है। तो बॉम्बे से महाराष्ट्र बना और गुजरात बना। कब बना? 1960 में। उसी प्रकार असम से नागालैंड कब अलग हुआ? तो 1963 में। पंजाब से 1966 में अलग हो गया हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश जो है ये 1971 में केंद्र शासित प्रदेश पहले हुआ करता था, ये केंद्र शासित प्रदेश से अब बन गया 1971 में क्या? तो राज्य बन गया। उसी प्रकार देखिए असम से नागालैंड तो 1963 में अलग हो ही गया था, अब 3 और अलग हो गया असम से। असम से जो है मेघालय अलग हो गया 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा जो पहले से असम से अलग होकर के यूटीज बन चुका था, वो भी 1972 में अब राज्य बन गया। तो 1972 में टोटल 3 राज्य बन गया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा।
उसके बाद देखते हैं कि सिक्किम, भारत में विलय के बाद सिक्किम जो है राज्य बना 1975 में। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संबद्ध राज्य का संज्ञा दिया गया। वहीं 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम को भारत में शामिल कब किया गया। तो शामिल किया गया था 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संबद्ध राज्य के रूप में, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा है। अब देखिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 1987 में बना। इसमें मिजोरम जो है वो असम से अलग हुआ। असम से देखिए नागालैंड 1963 में अलग हुआ था। उसके बाद मेघालय आपका असम से 1972 में अलग हुआ था। मणिपुर, त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश से राज्य 1972 में बन चुका था। अब असम से मिजोरम भी अलग हो गया। कब? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दिया गया 1987 में ही, और गोवा को भी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दिया गया 1987 में। अगला जो आता है राज्य के गठन का, तो 2000 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश से हट गया, छत्तीसगढ़ बना। बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना। ये 2000 ईस्वी में हुआ। 2014 में क्या हुआ, तो आंध्र प्रदेश से हट करके तेलंगाना बना। 2019 में जम्मू कश्मीर से हट करके लद्दाख बन गया। 2020 में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, तो दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव, पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 2020 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और उसका नाम कर दिया गया दादर एवं नगर हवेली और दमन तथा दीव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस संबंध में क्वेश्चन कब कब आया है। ये हमारा टॉपिक संघ राज्य क्षेत्र समाप्त हो गया। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हम लोग पढ़ लिए। कब कब कौन सा राज्य गठन हुआ ये पढ़ लिए। जितना भी राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ इसके बारे में विस्तृत और संक्षिप्त सटीक जानकारी जो परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है वो हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं PYQ में क्या आया है। तो देखिए 2025 UPSC का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, एक किले की राजधानी नाम पर राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे उसका नहीं है। अब ये देखते हैं नागालैंड, यह एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। बिल्कुल सही है। 1963 में यह किससे अलग हुआ था, तो यह अलग हुआ था आपका असम से। त्रिपुरा, प्रारंभ में यह भाग गौ का राज्य था। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन होने के बाद यूटीज बना और बाद में पूर्ण राज्य बन गया। हम लोग देखें कि 1972 में जो है त्रिपुरा को एक यूटी से स्टेट बनाया गया है, और यूटी था यानी कि यह भाग गौ में था ही। 1956 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको रखा गया था भाग गौ में। तो इसका तीनों कथन सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये निम्नलिखित में से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अब हम लोग देखें कि M पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली अध्यक्ष थे। ये दोनों सदस्य थे, तो सब लोग थे, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक लोग थे। ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1956 में। सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना, तो 1975 में बना था। ठीक है। सिक्किम भारत संघ का एक राज्य बना था। एक नॉर्मल राज्य कब बना था, तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका भाग 1 हम लोग अभी देखे हैं। अब भाग 2 देखेंगे इस लेक्चर का। देखिए भाग 2 में अब नागरिकता पर हम लोग पढ़ेंगे। नागरिकता के बारे में, नागरिकता इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी आपको पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन सर्वेक्षण हुआ था जो कि चुनाव आयोग के द्वारा करवाया गया था। क्यों करवाया गया था, यही पता करने के लिए कि एक्चुअल में जो नागरिक हैं उनका लिस्ट में नाम रहे और जो नागरिक नहीं है उसका लिस्ट में नाम हट जाए। तो इसलिए नागरिकता बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो देखते हैं नागरिकता जो है ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में। अब कुछ अधिकार जो है, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिक को दिए गए हैं। एकदम सिंपल इसको याद रखना है अनुच्छेद के हिसाब से। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और अधिकार जैसे मतदान का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, सार्वजनिक पद राष्ट्रपति के लिए योग्यता हो गया। अच्छा, राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान रखना है। अमेरिका और भारत में, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनेगा वो जो जन्म से वहाँ का नागरिक होगा वही केवल बन सकता है, लेकिन भारत में जो जन्म से है और जो प्राकृतिक जो नागरिकता प्राप्त किया है, कहीं विदेश का था नागरिकता, अगर भारत में आकर के प्राप्त कर लिया तो वो भी बन सकता है। अब जैसे उपराष्ट्रपति बनेगा तो नागरिक ही बनेगा। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल, महान्यायवादी,
महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सब केवल नागरिक ही बन सकता है। अब नागरिकता के संबंध में 5 से 11 अनुच्छेद के बारे में हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या है? तो संविधान लागू होने के समय जो यहाँ के लोग थे उनको नागरिक बना दिया गया। अनुच्छेद 6 में बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान में थे, ठीक है, वो हिंदू थे, उनको लगा क्या जो पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वो तो मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ है, इस्लाम धर्म के आधार पर हुआ है, तो इसलिए हम लोग भारत में शामिल हो जाएं, भारत के नागरिक बने। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए उसको अनुच्छेद 6 में शामिल किया गया, अनुच्छेद 6 के माध्यम से नागरिक बनाया गया। अनुच्छेद 7, अब ये क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब उनको लगा कि पाकिस्तान में हम व्यवस्थित रूप से सही सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो वो फिर दोबारा भारत आए। तो कुछ इसका डेट है, टाइमलाइन है, उस डेट के विदिन जो लोग आए थे उनको, जो पाकिस्तान से भारत से गए पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से दोबारा भारत आ गए, उनको यहाँ का नागरिकता दे दिया गया। अनुच्छेद 8 आपका हो गया विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो हैं उनके बच्चे को नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में है। अनुच्छेद 9 है कि अगर आप विदेश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपका यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 9 क्लियर कहता है कि आप या तो रहिएगा भारत के नागरिक या अगर कहीं और के बने तो यहाँ का नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 निरंतरता की बात करता है, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएगा, निरंतर बना रहेगा। अनुच्छेद 11 जो है संसद को शक्ति देता है कि भाई हम संविधान में बहुत सारा चीज़ तो लिख नहीं पाएंगे, परिस्थितियों में बदलाव होगा तो आप इस संबंध में कानून बना सकते हैं। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सबसे पहले बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955। ये 2 तरह का बात करता है, एक तो कहता है कि नागरिकता प्राप्त कैसे होगा, एक कहता है कि नागरिकता समाप्त कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग समाप्त वाला देख लेते हैं। तो एक तो आप स्वैच्छिक त्याग दिए, आप खुद देश के नागरिक हैं, आप बोले कि हमको यहाँ का नागरिक नहीं रहना, हम त्याग करते हैं, तो समाप्त हो जाएगा। एक आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है, मान लीजिए आप यहाँ के हैं, अमेरिका के आप नागरिक बन गए, तो आपको देश को नहीं बताया तो आपको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वंचित भी आपको किया जा सकता है नागरिकता से, कैसे? तो जैसे आप फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके नागरिकता प्राप्त किए, यहाँ भारतीय संविधान के प्रति कुछ अनादर, डिसरेस्पेक्ट वाला बात किए हैं। युद्ध के दौरान जैसे युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, आप जो है देश हित का कोई सूचना है वो युद्ध वाले देश के साथ राष्ट्र विरोधी सूचना दे दिए तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। पंजीकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त किए और नागरिकता जैसे आप 2015 में प्राप्त किए, तो 15 से 20 का जो 5 साल का साल है, इस 5 साल में आप 2 साल जेले में रह गए यहाँ पर, तब भी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और लगातार भारत से 7 वर्ष तक बाहर रहे तब भी आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है। अब हम लोग देख लिए नागरिकता समाप्त कैसे होगा, अब देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त कैसे होगा। तो नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 तरीके हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बाय बर्थ, जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीयकरण या प्राकृतिकरण बाय नेचुरलाइजेशन, पांचवा है क्षेत्र के विलय द्वारा। तो टोटल 5 हो गया, पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीयकरण, पांचवा क्षेत्र विलय। अब देखते हैं जन्म। भारत में जन्म लेने वाले को नागरिक दे दिया जाएगा। अगर किसी का जन्म, इसमें कंडीशन है, अगर किसी का जन्म 2004 के बाद हुआ है तो उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए या कोई एक जो है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता दे दिया जाएगा। यह है भारत में जन्म लेने वाले। वंश से उसको नागरिकता मिलता है जो जिसका जन्म भारत के बाहर होता है। जैसे भारत में जन्म हुआ तब 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है आप यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके माता पिता दोनों या माता या पिता कोई एक यहाँ का नागरिक होना चाहिए, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है। वंश हुआ जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है तो उनको अपने माता पिता के आधार पर मिलता है। भाई जन्म आपका भारत के बाहर हुआ तो कोई ना कोई वंशज आपका भारत का होना चाहिए, तो माता या पिता। अब इसमें क्या है कि अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो आपके माता पिता
तो भारतीय माता या पिता भारतीय होने ही चाहिए। प्लस में जन्म के, जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है जिसके माता या पिता कोई एक भारतीय हैं और वो चाहता है कि हमारे बच्चे को भारत की ही नागरिकता मिले, तो अमेरिका में जो भारतीय दूतावास है वहाँ जा कर के उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हम भारतीय वंश के हैं, सो हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे को वहाँ का नागरिकता मिले, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 1 वर्ष के भीतर ही उनको बताना पड़ेगा। जिनका जन्म 1992 से 2004 के बीच हुआ है तो उनके लिए कंडीशन है कि माता या पिता जो है आपके नागरिक होना चाहिए। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं, वो 2004 के बाद हुआ है। और जन्म के समय अगर पिता नागरिक हैं तभी आपको 1950 से 92 के बीच मिल सकता था। तो आपको करेंट वाला याद रखना है। तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर अगर आप वो करवाते हैं तभी मिलेगा। अगला देखते हैं पंजीकरण से नागरिकता। तो पंजीकरण से नागरिकता किसको मिलता है? जैसे कोई भारतीय नागरिक है, वो किसी फॉरेन लड़की से शादी कर लिया, उस लड़की को नागरिकता चाहिए, तो कैसे होगा? तो वो लड़की भारत में आकर के पहले 7 वर्ष रहेगी और भारतीय नागरिक से शादी करेगी, तभी उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगा। लेकिन देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन में शादी करने का भी कंडीशन नहीं है। उसमें है कि देख सकते हैं निश्चित समय तक भारत में रहने के बाद नागरिकता मिलता है। जैसे पिछले 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष तक उसको यहाँ किसी का ना वंशज है, वो ना उसके माता पिता यहाँ के हैं, ना ही वो यहाँ किसी से शादी किया, तब उसको कैसे मिलेगा? किसी अमेरिका के आदमी को लगा कि नहीं अब हमको भारत में रहना है, तो हाँ, तो आपको सबसे पहले 11 वर्ष कम से कम यहाँ रहना होगा। उसके बाद आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भी भाषा का आपको ज्ञाता होना चाहिए। इतना होने के बाद चरित्र अच्छा, 8वीं अनुसूची में जो उल्लेखित 22 भाषाएं हैं इनमें से किसी एक का आपको ज्ञाता होना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा, बशर्ते कि आप पिछले 11 वर्ष से कम यहाँ रह रहे हों, तो तब आपको मिलेगा। उसके बाद एक और क्षेत्र के विलय से कैसे मिलता है? जैसे 100वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र को शामिल किया गया, तब वहाँ के नागरिक तो पहले बांग्लादेश के नागरिक थे, अब भारत के कैसे नागरिक बनेंगे? तो बस क्षेत्र विलय के आधार पर उनको आसानी से मिल सकता है। अब देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके बारे में आप देखे हुएगा, उस समय तो बहुत विवाद हुआ था, हालांकि ये बेहतर चीज़ों के लिए लाया गया था। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके लाया गया था। इसमें 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों का चयन किया गया था कि इन तीनों देशों में जो उत्पीड़न जिनका किया गया, धार्मिक उत्पीड़न किया गया है, तो किन को? तो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन समुदाय के लोगों को वो जो 11 वर्ष वाला कंडीशन है उसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया कि भाई आप 5 वर्ष भी अगर भारत में रहे हैं, आप उत्पीड़ित होकर के उन तीनों देशों से आए हुए हैं, इन 6 समुदाय के लोगों को 3 देश से अगर उत्पीड़ित होकर के आए हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आप आ चुके थे, 31 दिसंबर 2014 तक, तब आपको मात्र 5 वर्ष यहाँ रहने पर ही नागरिकता दे दिया जाएगा। इसमें कुछ छूट रखा गया था, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची वाले राज्य, और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत जो इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं, बोला कि भाई वहाँ पर लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट वाले में कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो म्यांमार से बॉर्डर लगते हैं वो सभी राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गए, नागालैंड हो गए, मिजोरम हो गए, मणिपुर हो गए। अच्छा, कुछ टर्म हम लोग लगातार सुनते हैं कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। तो एनआरआई क्या है? इसका फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है। ये भारतीय लोग ही होते हैं जो देश, जो राज्य के बाहर रहते हैं। इनको मतदान का भी अधिकार होता है, इनके पास भारतीय पासपोर्ट ही होता है। देश के बाहर इसलिए रहते हैं ताकि वहाँ पर काम करते हैं, फिर बाद में ये यहाँ आते हैं। इनको विदेश में रहने वाले भारतीय कहा जाता है। एक पीआईओ होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।
पीआईओ और ओसीआई ये दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ओसीआई का फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। पीआईओ ओसीआई दोनों विदेशी होते हैं, ये भारतीय नागरिक नहीं होते, पहले दिमाग में ये रख लेना। एनआरआई वाले भारतीय नागरिक होते हैं, जबकि पीआईओ ओसीआई वाले भारतीय नागरिक नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन भारतीय मूल के होते हैं, इनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। जब भारतीय नागरिक हैं ही नहीं तो यहाँ का पासपोर्ट भी नहीं होगा। इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, नागरिक नहीं है तो मतदान का अधिकार नहीं होगा। इनको भारत में रहने की, देखिए पीआईओ जो होता है ये एक टाइप हो गया, ओसीआई होता है सुविधा प्राप्त वर्ग। जैसे ओसीआई कोई है तो उसको यहाँ आजीवन वीज़ा का सुविधा दिया जाएगा, वो एक तरह से फैसिलिटी है ओसीआई बनना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये यहाँ आकर के भारतीय मूल के विदेशियों को यहाँ विशेष सुविधा दी जाती है, जबकि पीआईओ जस्ट ये बाहर वाले लोग होते हैं। जब सुविधा वो प्राप्त कर लेते हैं पीआईओ तो वो ओसीआई हो जाते हैं। ठीक है, तो नागरिकता हमारा समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बीपीएससी में क्या क्या पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये उस समय का, इसलिए उस समय पूछा था 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, भूभाग सम्मिलित भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त होगा, नहीं होगा, तो गलत है। अब अगला क्वेश्चन है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है, तो मताधिकार यहाँ का संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 326 याद रखना है। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर 5 समाप्त होता है, उसका दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। जय हिंद, जय भारत।